अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे सामने मिस्टर शुएब साद जो कि टीचर्स भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो आज हमारे सामने हम इनसे कुछ मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले मिस्टर शुएब साद, आप अपना बैकग्राउंड बताएं। आपने अपना बचपन कैसे मतलब गुजारा है और अपनी बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़िज़ा भाई, आपने मुझे अपने ख़यालात के इज़हार का मौका दिया। बचपन तो घर में ही गुज़रता है। और मैंने अपना जो स्टार्ट लिया एजुकेशन का, तालीम का, तो वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढोक हजात से मैंने प्राइमरी का इम्तिहान पास किया। और उसके बाद जो है थमे वाली में उस वक्त एलिमेंट्री स्कूल था, यानी हाई स्कूल नहीं था, सिर्फ 8 जमातें थीं। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ जाकर मैंने 8वीं का इम्तिहान पास किया। और हमारे लिए बहुत बड़ा मसला ये था कि अब मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए हमें या तो चकड़ाला जाना पड़ता या रिखी करली इस इलाके में, क्योंकि हमारे इलाके में उस वक्त कोई हाई स्कूल नहीं था। तो हमने सोचा चलें, कुछ जो दीगर दोस्त अहबाब भी थे। सफ़र भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि बस पे जाते और फिर टाइम पे, चूँकि स्कूल का एक फ़िक्स टाइम होता है, टाइम पे पहुंचना होता। तो बहरहाल मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल करली चला गया। वहाँ जाके मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। और उसके बाद जो है जब इम्तिहान से फ़ारिग हुई तो इधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बन हाफिज़ जी, ये कॉलेज बन चुका था और क्लासेस का बाकायदा आगाज़ भी हो चुका था। हम यहाँ आ गए और यहाँ आकर मैंने जो है ना अपनी एफएससी का आगाज़ किया। इधर से एफएससी का इम्तिहान पास किया और उसके बाद जो है सब कैंपस था मियाँ वाली में सरगोदा यूनिवर्सिटी का, उधर चले गए और कुछ प्राइवेट जो है एजुकेशन का सिलसिला जारी रखा, क्योंकि मेरे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान था कि माँ की गोद से लेकर गोर तक आपने इल्म हासिल करना है। तो अच्छा। मैंने ये प्लान बनाया कि जी मैं इंशाल्लाह अपनी स्टडी जो है जारी रखूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टडी जारी रखी हुई है और मुझे तालिब इल्म होने पे फ़ख्र होता है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप टीचिंग में आए हैं, तो जी ये आपका पहले से माइंड था पढ़ते वक्त या अचानक से आपका माइंड बना है? आप टीचिंग में कैसे आए हैं? जी, वैसे ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा दरअसल ना बचपन से ही शौक़ था, टीचिंग का शोबा मुझे बड़ा पसंद है और मैं बचपन से ही ना अपने आप को पढ़ाता था। उस वक्त चूँकि मेरे पास स्टूडेंट नहीं होते थे, सही। तो मैं अपने आप को घर में टीचर के तौर पर लेता और अपने आप को समझाना, अपने आप को पढ़ाना, तो बचपन से ही शौक़ था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैं इस फील्ड में आ गया। ठीक है। अब आप ये कि आपके कोई फेवरेट टीचर्स होंगे जी। जिनको देखकर आपने ये जो है शोबा जो है ये आपने चॉइस किया है, तो आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं? देखें, जिस तरह मुख्तलिफ़ इदारों में मैंने पढ़ा है, तो हर इदारे में कोई ना कोई फेवरेट टीचर तो ज़रूर होता है। तो मैं अगर स्टार्ट से आगाज़ करूं तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढोक हजात में सर अताउल्लाह साहब जो थे वो मैथ के टीचर थे और वो मेरे फेवरेट टीचर हैं। आजकल तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे बल्कि तरबियत पे भी बड़ा ना फोकस करते थे। उसके बाद जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में गया थमे वाली, तो वहाँ मुझे एक उस्ताद मिले, जनाब सर जीएम साहब ना, ग़ुलाम मोहम्मद साहब। आजकल वो स्कूल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हाई में तब्दील हो गया, अपग्रेड हो गया, नया स्कूल बन गया और वो वहाँ पे अपने फ़राइज़ मनसबी जो हैं सर अंजाम दे रहे हैं। तो वो मेरे फेवरेट टीचर हैं और उनकी जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बड़े बाअखलाक शख्स हैं। अखलाक, किरदार, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। और जब मैं करली पहुंचा तो यहाँ पे भी बड़े अच्छे अच्छे असातिज़ा थे और असातिज़ा तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फेवरेट कोई एक आदि होता है। तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जनाब सर हमीदुल्ला साहब को करली स्कूल में, और उसके बाद जो है सर अली ख़ान साहब। इन दोनों टीचर से मैंने बहुत कुछ सीखा। और अगर मैं अपने कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो यहाँ आके तो हमें बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर मिले। ख़ास तौर पे जनाब सर फैसल साहब मैथ के बड़े जी। ज़बरदस्त प्रोफेसर थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और वो मेरे फेवरेट प्रोफेसर हैं। और उसके बाद जो है सर इमरानुल हसन साहब, हालांकि उनकी फ़ील्ड कंप्यूटर की है, लेकिन उनका पढ़ाने का अंदाज़ जो था ना वो कमाल का था, गज़ब का था और उसी वक्त बात याद हो जाती जो कुछ वो पढ़ाते। और तीसरे नंबर पे सबसे जो अहम शख्सियत थी यहाँ पे जनाब सर मोहसिन गनी साहब, मोहसिन गनी क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी जो थी या अंदाज़े गुफ्तगू या पढ़ाने का जो अंदाज़ था, वो अंदाज़ थोड़ा सा उसमें जिद्दत बहुत ज़्यादा थी। हमारे लोग यहाँ के स्टूडेंट्स पिक नहीं करते थे, लेकिन बहरहाल उनकी पर्सनैलिटी लाजवाब थी। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और वो मेरे फेवरेट अच्छा, टीचर हैं। आपकी स्टडी के साथ एक तो आपका कोर्स होता है स्टडी वाला, जी। उसके अलावा से हटकर आपकी कोई दिलचस्पी किन बुक्स में थी या फेवरेट बुक्स कौन सी थी? मतलब क्या आप पढ़ना चाहते थे स्टडी से हट के जो कोर्स होता है? जी।
ये बहुत अच्छा सवाल है। और दरअसल हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है कि बच्चे जो है ज़्यादातर फोकस करते हैं इन्हीं जो है किताबों पर जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था। मुझे शुरू में ही डायरेक्शन मिल गई और मैं गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेता और बुक्स जो है मैं रीड करता, काफ़ी रसायल वगैरह जरायद में पढ़ता रहता। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा मज़हबी तौर पर जो है मज़हबी जो किताबें हैं उनको सर फ़हरिस्त रखता हूँ। कुरान मजीद का तर्जुमा तफसीर पढ़ना और सीरत पे जो किताबें लिखी गई हैं वो बड़ी शौक़ से पढ़ता। इसके अलावा और भी दीगर कई किताबें मेरे पास पड़ी हैं। एक संदूक भरा पड़ा है किताबों से, शेल्फ़ सजी हुई है किताबों से। तो ये बड़ी मैं इनको एक बेहतरीन दोस्त समझता हूँ कि जब आप इनके पास चले जाएंगे, ये आपको वक्त देंगे, जितना आप वक्त इनसे लेंगे ये आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तो बड़ा मज़ा आता है। मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ता हूँ, दीगर मज़हबी किताबें भी, और भी जितनी भी किताबें हैं अच्छी अच्छी, तो वो ज़रूर मैं रीड करता हूँ। ठीक है, आप गैर निसामी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक आपको देखता था कि आप गेम्स में नहीं जाते थे, इसकी क्या वजह है? टाइम नहीं मिलता या जी, गेम्स में क्यों नहीं शौक है आपको? दरअसल मैं गेमिंग भी करता रहा हूँ, क्रिकेट भी खेली है, वॉलीबॉल भी खेलता था, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मंज़र आम पे नहीं हैं। और दूसरा, मुझे पढ़ाई का ज़रा ज़्यादा शौक़ था, और दूसरा मेरा घर काफ़ी दूर था, जिन इदारों में मैं पढ़ रहा था, आने जाने में मुझे इतना वक्त लग जाता कि मैं शाम को घर पहुंचता, तो मेरे पास असल में टाइम ही नहीं होता था गेमिंग के लिए ना। वैसे गेमिंग बहुत अच्छी चीज़ है, गेम करनी चाहिए, रिफ़्रेशमेंट भी हो जाती है, वर्जिश भी हो जाती है। बहरहाल मेन मकसद ये था कि मेरे पास टाइम नहीं होता था। ठीक है, अब आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर स्टूडेंट्स के कमेंट्स होंगे, तो वो अक्सर कमेंट्स आपके सामने कौन-कौन से आते हैं? जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है ना, तो मैं वैसे बड़ा हैरान होता हूँ ख़ुद ज़ाती तौर पर कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मेरे साथ मानूस हो जाते हैं। और क्या कहते हैं कि जिस दिन मैं छुट्टी करता हूँ ना, तो बच्चों के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि सर आप आज क्यों नहीं आए, खैरियत तो थी। और जिस क्लास में मैंने जाके पढ़ाया है, बल्कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं और उन्होंने किताबों में ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात वो कोट करते थे कि असल टीचर वो है कि जब वो खाली पीरियड में ऑफिस चला जाए तो बच्चे उसको बुलाने आ जाए। तो मेरी ये कमज़ोरी है या खूबी है, जो भी चीज़ है, बहरहाल जब मेरा पीरियड खाली होता है तो बच्चे बुलाने आ जाते हैं। और अगर मैं किसी क्लास में चला जाता हूँ ना पढ़ाने के लिए, मतलब मेरा वैसे उधर पीरियड नहीं होता, लेकिन खाली पीरियड में लगाने चला जाता हूँ, तो बच्चे कहते हैं सर एक पीरियड और दे दीजिए हमें। और जो कमेंट्स हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है पसंद करते ये हैं। तो फिर सब आपकी मेहनत पे है और बच्चों के साथ आपका लगाव, मोहब्बत, प्यार होता है, जी, तभी उस टीचर को इतना वो मिलता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये मैं आपसे कहता हूँ कि आप दौरान लेक्चर मतलब एक तो कोर्स पढ़ाते हैं, उसके अलावा आप बच्चों को मैसेज देते हैं कुछ मोटिवेशन वगैरह? जी, बिल्कुल, मेरा मेन फ़ोकस भी तरबियत पे होता है। मैं ठीक है। पढ़ाता कम हूँ, तरबियत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कुछ वो पढ़ रहे हैं, ये इनका इस एजुकेशन में जिस हद तक वो हैं, जितने तक मसलन वो मैट्रिक कर रहे हैं, तो मैट्रिक का इम्तिहान जब वो पास कर लेंगे, तो ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी से आउट हो जाएँगी। लेकिन मेन जो चीज़ है तरबियत, ये सारी ज़िंदगी उनके काम आने वाली है। तो इसलिए मेरा मेन जो टारगेट होता है, फ़ोकस होता है, वो तरबियत पे होता है। और मैं बच्चों को अच्छी-अच्छी कहानियाँ भी सुनाता हूँ, अखलाकी अक़दार के हवाले से भी बात करता हूँ, मॉरल्स के हवाले से भी बात करता हूँ, एथिक्स पे भी बात मतलब करता हूँ। आपके हिसाब से असल तालीम वो है कि बच्चों की पर्सनैलिटी बच्चों को डेवलप मैच्योर होनी बनाएँ, चाहिए। जी, बिल्कुल। उनको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताएँ कि जी, आपने किस मतलब तरह ये फ्यूचर में। नहीं है कि सिर्फ़ आप वो वही पढ़ाएँ जो कुछ किताबों में दर्ज है, बल्कि इसके अलावा बच्चों की पर्सनैलिटी पे भी काम करें, उनके करैक्टर पे काम करें। जहाँ वो गलती करते हैं, उनको इस्लामी नुक्ता नज़र से अच्छे अंदाज़ में समझाने की कोशिश करें, ताकि वो ज़िंदगी में अच्छा रोल प्ले कर सकें। ठीक है। और जब आपके पास बच्चे जा रहे होते हैं जैसे मैट्रिक के बाद जाते हैं, जी। तो आप उनको क्या मैसेज देते हैं कि आपको कौन सी फ़ील्ड ज़्यादा बेस्ट होती है कि आप उस फ़ील्ड में चले जाएँ? जी। ये असल में ना, ये जो क्वेश्चन है, ये बच्चों की अपने अंदर की सलाहियत पे डिपेंड करता है। मैं शुरू दिन से बच्चों को एक मैसेज देता हूँ कि देखें, आप इस फ़ील्ड में आए हैं, तो सबसे पहले आपको ना एक ये प्लान बना लेना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है, जो मौका दिया है, तो किस लिए दी है? मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ? जब से वो डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं ना, फिर चाहे मैट्रिक हो या एफ़ए हो, एफ़एससी हो, जो भी जिस भी फ़ील्ड में वो जाएँ, आगे जितनी तालीम हासिल करें, तो मंज़िल उनके सामने होती है। उन्हें मज़ीद कुछ कहने, बताने, समझाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो शुरू दिन से वो तैयार बात करके आपकी जाते हैं। ठीक जी। है वो बात, लेकिन मसला ये है कि हमारे इलाके में कुछ बच्चों के पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं और जी, जी। उन्हें मिसगाइडिंग की वजह से कोई कुछ क्या कहता है, तो जी, हम बिल्कुल। मिसगाइडिंग की वजह से वो बच्चे फील्ड गलत चॉइस करते हैं, जो हुँ, उनके काबिल उस काबिल नहीं होते हैं। और हुँ। वही बच्चे मैट्रिक तक ठीक होते हैं, लेकिन बाद में वो स्टडी से बिल्कुल लाइन से भी हट जाते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि हम उनको एक डायरेक्शन देते हैं
कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये फ़ील्ड्स हैं बुनियादी तौर पर जो सर फ़हरिस्त हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, आप अपने घरेलू मामलात को भी देखें, वालिदैन को समझाएं, क्योंकि मेन चीज़ है शौक़, कि इंसान उस फील्ड में जाके ज़्यादा तरक्की करता है जिसका उसे शौक़ होता है। तो मेरा मेन टारगेट होता है कि बच्चों जिस चीज़ में आपको शौक़ है ना, आप वो वाली फ़ील्ड का चूज़ करें, वो फील्ड चूज़ करें, उसमें जाएँ तो ज़्यादा आप बेहतर तरक्की कर सकें। और एक टीचर जब क्लास में जाता है तो उसका सबसे अहम मकसद क्या होना चाहिए? सबसे मेन जो मकसद होना चाहिए वो बच्चों की इस्लाह होनी चाहिए। इस्लाह। क्योंकि यही जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, कल को इन्होंने मुल्क को, कौम की बागडोर बिल्कुल ऐसे संभालनी ही है। हैं जी। अगर इनकी तरबियत नहीं होगी, मसलन एक उस्ताद, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक टीचर है, अच्छा वो टीचर बन गया है, अगर उसकी खुद ग्रूमिंग नहीं हुई, वो खुद सीखा हुआ नहीं है, वो कौम को क्या सिखाएगा? तो मेरा मेन टारगेट ये होता है कि बच्चे जो है अपनी इस्लाह कर लें। अगर ये कुछ सीख के जाएंगे, इनके पास कुछ नॉलेज होगा या तरबियत से माला माल होंगे, तो तभी जाके ना ये माशरे की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर सकेंगे। अगर ये ख़ुद तरबियत याफ्ता नहीं होंगे तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? ठीक है, और आजकल की जो यूथ है इसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक आम सा मैसेज है, मैं कहता हूँ कि जब भी आप इस एजुकेशन की फ़ील्ड में आएँ या ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में जाएँ, तो सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन या अपनी मंजिल को चूज़ करें। ठीक है, ये सोचें कि मैंने जाना कहाँ है। मैं इस पे मेरे वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं। मैं एक बात कहा करता हूँ कि दो आदमी मेरे सामने से गुजरते हैं, ठीक है, एक को मैं कहता हूँ ये मुसाफिर है, एक को मैं कहता हूँ ये आवारागर्द है। हालांकि चल तो दोनों रहे, कदम तो दोनों उठा रहे हैं, लेकिन जिसकी मंजिल है उसे क्या अच्छा खूबसूरत टाइटल मिल गया कि ये मुसाफिर है। जिसकी मंजिल कोई नहीं, चल तो वो भी रहा है, थकन भी बर्दाश्त कर रहा है, लोगों की बातें भी सुन रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद उसकी मंजिल कोई नहीं, लिहाजा उसको टाइटल मिल गया कि ये आवारागर्द है। तो मंजिल का होना बड़ा ज़रूरी। जब आप अपनी मंजिल का तयन कर लेंगे तो फिर कान बंद करके ना अपना सफ़र शुरू कर दें। क्यों कान क्यों बंद कर लें? इसलिए कि सोसाइटी के लोग जो है ना बहुत कुछ कहेंगे आपको। यानी कि जब आप अपना सफ़र शुरू करेंगे तो हर्डल्स भी आएंगी, तकालीफ भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, बहुत सारे मसाइल होंगे, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अब मैं बच्चों को या अपनी यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आप लोग आप पे कीचड़ उछालने की कोशिश करें, आपके रास्ते में रुकावट डालें, तो उन पत्थरों को आप अपने कदमों के नीचे रख के ऊपर 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 और ऊपर होते चले जाएं। जैसे इकबाल ने कहा था ना कि बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे, ये जो तूफ़ान है ये तो तुझे और ज़्यादा बुलंद करने के लिए आते हैं। तेरी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, तू मज़ीद तरक्की करेगा। इसलिए लोगों की बातों में ना आएँ, घबराएं नहीं। अगर आपने मंजिल का तयन कर लिया है तो अपना सफ़र जारी रखें, कामयाबी आपके ज़रूर कदम चूमेगी। अच्छा, एक और बात है कि कुछ स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे होते हैं, कुछ जी हमारे बच्चे होते हैं जो स्कूल में नहीं जाते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट जो पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो भी जो बाहर मतलब स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, जिनको पेरेंट्स ने नहीं भेजा होता है, तो वो ऐसे ही कुछ लग रहे होते हैं, मतलब कि वो स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, तो इसकी क्या वजह है? दरअसल ये माहौल पे डिपेंड करता है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, चूँकि उनकी बेशक आप जितनी मर्ज़ी तरबियत करते रहें, घर में भी तरबियत होती रहे, अगर बाहर का माहौल ठीक नहीं है ना, तो वो जो माहौल है वो उनकी शख्सियत पे असरअंदाज़ हो रहा होता है। वो जो अपने उन दोस्तों के पास जाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो जब ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं या उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो उनकी शख्सियत का असर इन पे भी पड़ता है। तो लिहाजा ये भी कुछ न कुछ तो ऐसा रवैया इसमें तो इख्तियार फिर कर लेते हैं। वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वालिदैन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखें और कोशिश करें कि ऐसे माहौल में बच्चों को ना जाने दें जिससे उनकी शख्सियत पे बुरा असर पड़ता हो। और मिस्टर शुएब, ये जो हमारे एनवायरनमेंट में एक ऐसा बन गया है कि हम बच्चों को छोटे लाइफ में ही मोबाइल दे देते हैं, ये किस टाइम में, किस एज में देना चाहिए, और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं और नेगेटिव क्या हैं? देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी है ना, तो वो इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई गई है, लेकिन जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ कि इंसान है, इसके फ़वाइद भी हैं, नुकसान भी हैं। ये अगर अच्छे रास्ते पे चलेगा तो मुआशरा भी इससे कुछ हासिल करेगा, फैज़ लेगा। अगर इसकी डायरेक्शन गलत होगी तो लोग उकता जाएंगे, तंग आ जाएंगे। तो इसी तरह अगर आप टेक्नोलॉजी को ले लें तो ये फ़ायदेमंद है, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है इसके इस्तेमाल पे। अगर आप इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, अगर आप इसका इस्तेमाल नेगेटिव वे में करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि जो छोटी एज के बच्चे हैं, ख़ास तौर पर जो अंडर 15 है ना, उन बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसके एक तो उनकी नज़र पे भी अफेक्ट पड़ता है,
दूसरा, बच्चों को इतना शऊर नहीं होता, वो पॉजिटिव वे में मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करते, तो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बजाय डेवलप होने के उल्टा डैमेज हो जाती है। चलें, सही है। थैंक्स, आपने अपना ख़यालात का इज़हार किया हमारे सामने।